नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य भरत द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित रस सूत्र के बारे में। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ऐसा एक रस सूत्र दिया और इसके 4 विभिन्न जो विद्वान हैं जैसे भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, इन्होंने 4 सिद्धांत देते हुए इस रस सूत्र की जो है इन्होंने व्याख्या की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य भरत जो हैं, आचार्य भरत क्या करते हैं, नाट्य शास्त्र के अंतर्गत एक रस सूत्र प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, उस रस सूत्र को हम कैसे जानते हैं तो बोलते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसका मतलब होता है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। आपको एक चीज़ जानना है कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत विभाव हो, अनुभाव हो या व्यभिचारी भाव हो, सबके लिए समान है। बस इस यहाँ पे संयोग और निष्पत्ति, इन 2 चीज़ों को लेकर के तत्त विद्वानों के मतलब तत्त मत हैं। वो कहते हैं कि मतलब जैसे कि भट्ट लोल्लट का जो है वो संयोग के हिसाब से कुछ और मतलब वो अर्थ निकालते हैं और निष्पत्ति का कुछ और अर्थ निकालते हैं। ऐसे ही शंकुक आते हैं, उनके अनुसार भी संयोग का कुछ और मत है और निष्पत्ति का कुछ और मत है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, और इसी की व्याख्या तत्त विद्वान अलग अलग तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि ये 4 क्या करते हैं, 4 रस सिद्धांत संबंधी ये मत अपना अलग अलग देते हैं। जैसे भट्ट लोल्लट आए, उन्होंने उत्पत्तिवाद इनका सिद्धांत था और ये उत्तर मीमांसा से संबंधित विद्वान थे। ठीक है, उत्तर मीमांसा आपको पता ही है, उत्तर मीमांसा एक दर्शन का वो है, जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अलग अलग दर्शन हैं और उसमें से उत्तर मीमांसा के ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। ठीक है, अब ऐसे शंकुक जो थे, शंकुक जो है ये कहाँ से आते हैं तो शंकुक जो है अनुमितिवाद, शंकुक जो है अनुमितिवाद के विद्वान थे। ठीक है, और अनुमितिवाद इनका सिद्धांत का नाम था और ये नैयायिक थे। ठीक है, वैसे ही भट्ट नायक है, ये भुक्तिवाद इनका सिद्धांत था और इस सांख्य दर्शन से आते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन से संबंधित है। और अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद इनके सिद्धांत का नाम था और इससे ही यानी प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जिसको हम त्रिक दर्शन के नाम से भी जानते हैं, प्रत्यभिज्ञा हो गया या फिर त्रिक हो गया, जो कश्मीर शैव दर्शन है उससे ज़्यादा संबंधित है। लेकिन यहाँ पे अलंकारवादी ध्वनिवादी के तत्वों को रखते हैं। वैसे ही अगर आगे देखते हैं तो भट्ट लोल्लट जो है इसकी व्याख्या कैसे करते हैं तो उत्पत्तिवाद इनका जो सिद्धांत है और उत्तर मीमांसा से संबंधित है। यहाँ पे कहते हैं कि भरत सूत्र के व्याख्याकारों में भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद को मानने वाले हैं। इसी से आपको याद रखना है कि उत्पत्तिवाद के जनक है, बस इतना आपको याद रखना है इसमें। उसके कहते हैं उनके मत में विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पकड़ के रखना है। एक होता है अनुकार्य और एक होता है अनुकर्ता। अनुकार्य क्या है तो जो नायक और नायिका, जो महाकाव्य में नायक और नायिका होते हैं उसी को हम अनुकार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो अनुकर्ता होता है यानी नट, जो मंच पे आकर के मंचन करता है, उसको हम कहते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अनुकार्य और अनुकर्ता आपको यहाँ पे कंफर्म अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, राम चाहे राम आदि, राम से सीता ले लीजिए, राम प्लस सीता, इसको भी आपको याद रखना है। तो राम प्लस सीता आदि से आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आदि शब्द दिया उस पर सीता ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, रस उत्पत्ति इसी से अनुकार्य में ही, मतलब कि राम सीता इत्यादि में ही रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उनमें भी विभाव सीता आदि में मुख्य रूप से ये विभाव में ही मुख्य रूप से रस की उत्पत्ति मानते हैं। तो इसी से उत्पादक, ये जहाँ पे उत्पत्ति, उत्पादक और ऐसे शब्द आ जाए आप तुरंत भट्ट लोल्लट को पकड़िए। फिर से बोलते हैं कि अनुभाव उस उत्पन्न हुए रस को क्या करता है, बोधित कराने वाला होता है। एक कार्य का है अनुभाव विकारस्तु भाव संसूचनात्मक, तो रूपक में आता है, आप इसको एक बार देखिएगा। कहते हैं कि अनुभाव विकारस्तु भाव संसूचनात्मक को बोधित कराने वाला होता है, सूचना देने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है व्यभिचारी भाव, उस रस का क्या होता है, परिपोषक होता है। ठीक है, और अतः स्थायी भाव के साथ विभाव का जो उत्पाद्य उत्पादक अनुभावों का जो गम्य गमक भाव है या फिर व्यभिचारी भावों का जो पोष्य पोषक भाव जो है वो संबंध होता है स्थायी भाव के साथ। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद से आगे जब इस चीज़ को आप देखेंगे तो अच्छे से इसको मतलब क्लियर कहा गया है कि इसलिए भरत सूत्र में यानी रस सूत्र में जो संयोग शब्द है उसका भट्ट लोल्लट के मत में, भट्ट लोल्लट जो आचार्य उनके मत में क्या है, 3 अर्थ दिए गए हैं। 3 अर्थ इसके बताए हैं इन्होंने संयोग शब्द के। विभाव के साथ इसका जो संयोग का जो मतलब अर्थ निकलता है वो होता है उत्पाद्य उत्पादक भाव, और अनुभाव के साथ जो इसका अर्थ निकलता है वो होता है गम्य गमक भाव संबंध, और व्यभिचारी भाव के साथ जो इसका मतलब संबंध निकलता है उसको कहते हैं पोष्य पोषक भाव। ठीक है, क्योंकि ये रस को क्या करता है, मतलब उसका पोषक है, रस का परिपोषक है। तो व्यभिचारी भाव को हम पुष्य पोषक भाव के संबंध के रूप में जाने जाते हैं। तो ये संयोग में इनके ये 3 अर्थ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद से इसी बात को ये अगर आगे कहते हैं, जैसे कि अब मान चलिए विभाव की अगर हम डेफिनेशन देखें, उनका परिभाषा देखें तो क्या कहते हैं, बोलते हैं विभावे ललनोद्यानादिभिर आलम्बनो दीपन कारण इत्यादि को भावो जनिता। इसका मतलब होता है कि
विभाव अर्थात रस के आलम्बन, ठीक है, रस का जो आलम्बन है और तथा उद्दीपन का कारणभूत जो ललना, ललना मतलब क्या होता है, ललना मतलब स्त्री, नायिका, यहाँ पे आप नायिका ले लीजिए, ठीक है, जो भी स्त्री है, ललना, प्रमदा इत्यादि उसी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आलम्बन विभाव और उद्यानादि, उद्यानादि जो है उद्दीपन विभाव से रति स्थायी भाव जो होता है उत्पन्न होता है, ठीक है। रति रत्यादि जो होते हैं, जैसे रति हो गया, रति के बाद से रतिर्हास्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयं तथा, जो आपके 8 स्थायी भाव हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो यही विभाव इत्यादि के मतलब जो ये बताया ना, उद्दीपन भावों के रति इत्यादि स्थायी भाव जो है यहाँ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है। अब देखिए विभाव भी है, वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो आलम्बन में क्या आते हैं, नायक नायिका, जैसे राम सीता इत्यादि, अगर रामायण से संबंधित है तो राम सीता इत्यादि, वही अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित हो जाएगा तो वहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला इत्यादि आ जाएंगे। फिर से उद्दीपन में क्या हो गया, जैसे उपवन हो गया, चांदनी हो गया, चांदनी रात हो गई, वेशभूषा हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, जितने भी उद्दीप्त करने वाले कारक है सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर से अनुभाव का जो डेफिनेशन देते हैं उसके लिए कहते हैं कि अनुभावई कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति कार्य प्रतीति योग्य कृता। अगर कोई श्रृंगार में लिप्त है तो क्या करेगा, कटाक्ष इत्यादि करेगा, नायिका जो कटाक्ष करती है आपको पता है अच्छे से, ठीक है। और भुजाक्षेप इत्यादि कहाँ होता है, अगर वो मान के लिए समर में खड़ा है, ठीक है, समर यानी युद्धस्थल में खड़ा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, भुजाक्षेप, मैं तुमको मार दूंगा, जान से ही कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये अनुभाव इत्यादि के कारक बन जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं विभावोत्पन्न रत्यादि भाव, जो विभावोत्पन्न रत्यादि भाव है वो क्या होता है, कार्यभूत कटाक्ष भुजाक्षेप आदि अनुभवों से प्रतीति योग्य किया जाता है, ठीक है, अनुभवों से ही प्रतीति योग्य वो होता है, आपको इतना याद रखना है। अब देखिए व्यभिचारी भाव संचारी भाव के बारे में भी देख लीजिए। बोलते व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं, संचारी भाव कहे या फिर व्यभिचारी भाव कहे, आपको उन दोनों चीज़ों का एक ही अर्थ समझना है। अब व्यभिचारी भाव का डेफिनेशन क्या है, तो बोलते हैं व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी सहकारी भी उपजितो मुख्यावृत्तिया रामादा अनुकरी तदरूपता अनुसंधान नर्तके भी प्रतीयमानो इति भट्टलोल्लट प्रवृत्तयः, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, व्यभिचारी भाव का पूरा डेफिनेशन, मतलब कि पूरा का पूरा आपका परिभाषा। ये जितने भी परिभाषा है काव्य प्रकाशकार अपने उसमें देते हैं, मतलब ग्रंथ में जो काव्य प्रकाशकार मम्मट है वो अपने ग्रंथ में, मतलब काव्य प्रकाश में ही इसको इन परिभाषाओं को दिए हुए आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। इसमें कहते हैं व्यभिचारी भाव के, और वह सहकारी रूप जो मतलब व्यभिचारी भाव है वो क्या करता है, निर्वेद इत्यादि, जैसे कि निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम इत्यादि जो 33 व्यभिचारी भाव होते हैं उसके बारे में कहते हैं कि सहकारी रूप निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों से पुष्ट किया गया, मुख्य रूप से अनुकार्य रूप राम आदि और उनके स्वरूप का अनुकरण करने से नट, जो नट होता है, ठीक है, उसमें प्रतीयमान अर्थात आरोप्यमान रत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। यह भट्टलोल्लट आदि का मत है, ठीक है, भट्टलोल्लट जो विद्वान है उनका यह मत है। फिर से बोलते हैं वाक, अंग और सत्वादि द्वारा विविध प्रकार के रसानुकूल संचरण करने वाले भावों का व्यभिचार या संचारी भाव कहते हैं, ठीक है, व्यभिचारी भाव या फिर संचारी भाव कहते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो होते हैं 33 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये 33 प्रकार के होते हैं और रसास्वादन कराने वाले होते हैं, ठीक है। रस का स्वादन करवाने में इनका मुख्य रोल होता है, जैसे कि आपको पहले ही पुष्ट पोषक भाव से ही संबंध में आ गया होगा कि पुष्ट पोषक भाव का संबंध यानी संयोग से जो तात्पर्य है वो किससे है, व्यभिचारी भाव या फिर संचारी भाव से है, ठीक है। इसके बाद से आगे मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, जैसे रस से ही आप जो मुख्य क्या है इन सब चीज़ों से रस के पास पहुंचना, चाहे विभाव से पहुंचे या फिर अनुभाव से पहुंचे या फिर व्यभिचारी भाव से पहुंचे, इन सब चीज़ों से जाकर के स्थायी भाव से जुड़ते हैं। फिर से स्थायी भाव में जो रत्यादि हैं, जैसे रतिर्हास्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मय चेति, स्थायी भाव प्रकृतिता, 8 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। और श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्साद्भुत, संकोच, अष्टो नाट्य रसात मिलता है, ये 8 आपके रस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसमें भी देख लीजिए जो विभाव आपका आता है, विभाव के 2 प्रकार हैं, एक आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। मैंने आपको पहले बता दिया आलम्बन क्या है, ललना इत्यादि जैसे नायिका इत्यादि आती हैं। और फिर से उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन जो है उद्यान आदि, जितने भी झरना, नदी, पहाड़ इत्यादि ये सब आते हैं उद्दीप्त करने वाले कारक, ये सब उद्दीपन विभाव में आ जाएंगे। इसके बाद से आगे देखेंगे, मैंने आपको बताया कि अनुकार्य क्या होता है, तो अनुकार्य राम आदि जितने भी नायक नायिका हैं नाटकों में वर्णित, महाकाव्यों में वर्णित, ये सब क्या हैं, आपके अनुकार्य हैं। और अनुकर्ता कौन होता है, तो नट आदि, जो नाट्य मंच पे जाकर के मंचन करता है, मतलब अनुकार्य का जो है जाकर के आप जो नट है वो मंच पे जाकर उसका अभिनय इत्यादि करता है, वही होता है अनुकर्ता। फिर से बोलते हैं भट्टलोल्लट ने निष्पत्ति। अब देखिए इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, निष्पत्ति का अर्थ क्या किया है, तो उत्पत्ति किया है। आपको पता है कि उत्पत्तिवाद के क्या है, जनक है, उत्पत्तिवाद के जनक हैं, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब संयोग का अर्थ जो है
यहाँ पे जो संयोग का अर्थ दिखाते हैं, तो संयोग का अर्थ जो है उत्पाद्य उत्पादक इन्होंने माना है, उत्पाद्य उत्पादक माना है। आपको पहले भी मैंने दिखाया हुआ था विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव में। जैसे विभाव में उत्पाद्य उत्पादक, अनुभाव में गम्य गमक भाव संबंध, और तीसरे में पोष्य पोषक भाव, व्यभिचारी में पोष्य पोषक भाव संबंध दिखाया गया था। फिर से कहते हैं अर्थात रस की उत्पत्ति होती है इस चीज़ से। और इन्होंने निष्पत्ति के 3 अर्थ किए। जो भट्टलोल्लट थे, इन्होंने निष्पत्ति के 3 अर्थ किए। आपको तो निष्पत्ति का उत्पत्ति आपको याद रखना ही है, और मतलब यहाँ पे भी इन्होंने दिखा दिया कि जैसे निष्पत्ति का एक उत्पत्ति हो गया, दूसरा प्रतीति हो गया, और तीसरा पुष्टि हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से बोलते हैं कि इसके अनुसार मुख्य रूप से जो रस रामादि तथा गौण रूप से नटादि में, मुख्य रूप से जो रस की जो प्रतीति होती है वो कहाँ होती है? राम आदि में, जो नायक है, काव्य का नायक है उसके अंदर, और गौण रूप से मतलब कि अप्रधान रूप से नट इत्यादि में इसकी उपस्थिति होती है। रस की जो प्रतीति होती है मतलब इन दोनों में होती है। जैसे कि मुख्य रूप से किसमें? राम इत्यादि में हो गया, और जो गौण रूप से होगा वो किसमें होगा? तो गौण रूप से आपके नट इत्यादि में हो गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद से आगे देखते हैं। बस इसके अंतर्गत इतना ही इस वीडियो में जो भट्टलोल्लट का मत था वो बस यहीं तक था, इसीलिए अब अगला मत हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।